हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नित्या वेज। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जो रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो पोएम है माय लास्ट डचेस, उसकी एक ओवरऑल समरी मैं यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ ताकि आपको शॉर्ट के अंदर ये पोएम सारी समझ आ जाए। जो भी इस पोएम के अंदर इंपॉर्टेंट दिया गया है वो आपके एक तरह से समझ आ जाए, सारा समरी टाइप। तो इस पोएम को डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ बताना रॉबर्ट के ब्राउनिंग के बारे में जरूरी है, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग विक्टोरियन एज से बिलोंग करते थे और विक्टोरियन एज एक ऐसी एज थी जिसके अंदर एक तरफ तो साइंस इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर तरक्की हो रही थी। और विक्टोरियन एज इंग्लिश लिटरेचर में उसे बोला गया है जब इंग्लैंड के अंदर क्वीन विक्टोरिया शासन करने बैठी थी। तो ये 1837 से ये टाइम स्टार्ट होता है, रोमांटिक एज समाप्त होती है, विक्टोरिया क्वीन विक्टोरिया जब गद्दी पे बैठती है तब से ये पीरियड स्टार्ट होता है। तो एक तरफ तो ऐसा देश जिसके अंदर जो रानी है वो खुद एक महिला एक शासन कर रही है, लेकिन उसी समाज के अंदर महिलाओं की स्थिति इतनी खराब थी कि महिलाओं को दबाने की कोशिश की जाती थी, उनको उनके अधिकारों को रोकने की कोशिश की जाती थी कि ऐसा माना जाता था कि महिलाएं निम्न दर्जे की हैं और उन्हें नीचे ही रखना है। तो इस तरह की सोच का एक समाज था और रॉबर्ट ब्राउनिंग का जो ये वर्क है वो उसी समाज के ऊपर एक कटाक्ष किया गया है, उसी समय पे महिलाओं की स्थिति को लेकर के एक तरह का सटायर किया गया है। तो माय लास्ट डचेस ये पोएम बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ये इस पोएम को जब लिखा तो इस पोएम को इन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखा है। ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है कि जब ऐसा वर्क या ऐसी पोएम जब पोएट लिखता है जिसके अंदर दो व्यक्ति होते हैं बात करने वाले, और एक स्पीकर और एक लिसनर। स्पीकर बोल रहा है और लिसनर साइलेंटली पैसिवली उसे सुन रहा है। स्पीकर कुछ नहीं लिसनर जो होता है वो कुछ नहीं बोलता, स्पीकर बोलता है। और ऐसे मतलब कि इस पोएम में एक व्यक्ति दूसरे से बात करता हुआ नजर आता है। तो ये जो पोएम है माय लास्ट डचेस, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इसके अंदर एक ड्यूक की स्टोरी ली है, ड्यूक ऑफ फेरार, और एक डचेस है उसकी जो लास्ट डचेस जो अभी जिंदा नहीं है, जिसका उसने मर्डर करवा दिया है। और उसकी एक पेंटिंग उसने बनवा करके अपने पेंटिंग गैलरी के अंदर लगवाई है और उसको वो एक ऑब्जेक्ट की तरह, वो महिलाओं को एक वस्तु की तरह देखता है और अपनी जो उसकी लास्ट जो वाइफ थी उसको भी उसने एक वस्तु की तरह इस्तेमाल किया जब तक उसे पसंद आई, ठीक है, और जब उसे पसंद नहीं आई तो उसे अपनी चीज अपना अधिकार समझ करके उसका मर्डर करवा दिया। तो इसी का एग्जाम्पल है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग। और इसके अंदर वो इस पिक्चर को दिखाते हुए जो लिसनर है, वो लिसनर कौन है, जो उस ड्यूक से जो नेक्स्ट उसकी होने वाली वाइफ है उसकी फैमिली से एक इंटरमीडिएटर आया है बात करने के लिए, एक मैसेंजर आया है और उसी मैसेंजर को वो पिक्चर दिखाते हुए अपनी लास्ट वाइफ के बारे में बता रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माय लास्ट डचेस की स्टोरी कि इस पोएम के अंदर ओवरऑल है क्या। तो ये जो पोएम है इसके अंदर ये ड्यूक ऑफ फेरार है और इसने अपनी जो लास्ट डचेस है उसका मर्डर करवा दिया है। और जब ये इंटरमीडिएटर आया है उसको वो अपनी पेंटिंग गैलरी में लेके जाता है और उसे कहता है कि तुम बैठो और इस पेंटिंग को देखो। वो उस पेंटिंग के आगे से पर्दा हटाता है और उसे बोलता है कि उसे वो पेंटिंग दिखाने लगता है और कहता है कि तुम मेरी वाइफ का ये मेरी लास्ट डचेस है, इसको देखो। और उससे अब वो बात कर रहा है, अब वो बता रहा है उस लिसनर को, मैसेंजर को, और अपनी पत्नी के जो लास्ट डचेस है उसकी क्वालिटीज के बारे में बता रहा है। तो ड्यूक बोलना स्टार्ट करता है और कहता है कि ये जो वॉल के ऊपर जो ये पेंटिंग लगी हुई है मेरी लास्ट डचेस है, और इस पेंटिंग को देख करके ऐसे लगता है मानो वो सजीव रूप में इसके अंदर ही हो। मतलब कि वो पेंटिंग की बड़ाई कर रहा है कि कितनी सुंदर पेंटिंग है, ऐसे लगता है कि ये इसमें पेंटर ने इसमें जान डाल दी हो। और इसके बाद में वो उस डचेस के बारे में बताने लगता है कि ये जो मेरी लास्ट डचेस थी इसका व्यवहार ऐसा था कि ये हर चीज़ से खुश हो जाती थी, इसको ये छोटी छोटी चीज़ों से ही इसका जो दिल था वो खुश हो जाता था। अगर इसे कोई छोटी सी चीज़ भी दे दे तो वो उसी से प्रसन्न हो जाती थी, खुश हो जाती थी। अगर इसके कोई स्माइल दे दे तो ये खुश हो जाती थी। और ये कहता है कि अगर मैं इसके सामने से गुजरा और इसने मुझे स्माइल दी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये कोई भी अगर उसके सामने से गुजरे, चाहे वो कोई नौकर हो कुछ भी हो, तो उससे भी स्माइल लेकर के खुश होती थी। मतलब कि जो
ड्यूक है वो ये बताना चाहता है कि जो मेरी ये लास्ट डचेस थी, ये मेरे में और दूसरों की चीज़ों में वैल्यू देने में डिफ्रेंशिएट नहीं करती थी। और कहता है कि अगर इसे कोई बाहर से एक चेरी की एक डाली या चेरी का गुच्छा तोड़ करके लाके दे दे तो भी उतनी ही खुश होती थी जितना कि अगर मैंने इसे कोई चीज़ दी हो, या मैंने अगर इसे हीरो का हार पहनाया हो तो उससे भी इतनी खुश होती है, या फिर जितना कि अगर उसे कोई सफेद गधे के ऊपर बैठा करके छत पे घुमा दे। मतलब कि लो क्वालिटी की चीज और मेरी दी हुई चीज, इन दोनों चीजों से वो बराबर खुश होती थी। और वो यही ड्यूक की परेशानी है, उसका जो ईगो है वो हर्ट हो रहा है ड्यूक का। वो उसका ईगो इसलिए हर्ट हो रहा है कि भाई जो डचेस है वो उसकी चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देती, वो उसको ज्यादा वैल्यू क्यों नहीं करती। और यही उसकी परेशानी थी ड्यूक की। अब वो उसे कहता है कि कैसे ये कैसे हो सकता है कि जो मेरा जो खानदान है उसके 900 साल का पुराना जो नाम है उसकी बराबरी कोई तुच्छ वस्तु कैसे कर सकती है। और इसके साथ ही एक बात और भी कहता है कि ये जो पेंटिंग है वो ये पेंटिंग फ्रा पेंडोल्फ ने बनाई है। फ्रा पेंडोल्फ का नाम वो पोएम में बार बार लेता है, और वो इसलिए लेता है कि फ्रा पेंडोल्फ क्या है, एक तरह का एक उच्च स्टेटस का, मतलब कि एक हाई क्लास का, एक साधु टाइप का, पादरी टाइप का व्यक्ति है, जिसकी भावनाएं या जिसकी जो सोच है जो महिलाओं के लिए अच्छी है, और वो एक तरह से महिलाओं के लिए वो कुछ गलत नहीं सोचता है या कुछ गलत नहीं करता। तो उसने डचेस की पेंटिंग बनाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया जिसकी नज़र अच्छी हो। तो उसका नाम वो बताता है ताकि जो मैसेंजर है उसे लगे, उसे उसके सोशल स्टेटस और उसके पावरफुल स्टेटस का वो बता सके कि मैं कितना पावरफुल हूँ, कि कैसे हाई क्लास के लोग भी मेरे लिए आके काम करते हैं। और वो कहता है कि जो फ्रा पेंडोल्फ है उसने पूरा एक दिन लगाया इस पेंटिंग को बनाने में। और वो ये कह करके शुरुआत करता है अपनी बात की कि इस पेंटिंग के अंदर जो डचेस स्माइल कर रही है, तो उसकी स्माइल को देख करके, मतलब कि लोग मुझसे पूछना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते मुझसे पूछने की। क्यों? क्योंकि वो ये दिखाना चाहता है कि मैं कितना पावरफुल हूँ, मेरे आगे लोग बोलते हुए भी घबराते हैं। कहते हैं कि इसकी स्माइल को देख करके लोग ऐसे सोचते होंगे कि भाई ये जो स्माइल कर रही है इसका हस्बैंड जो ड्यूक है वो सामने खड़ा है, और शायद इसको देख करके इसके चेहरे पे इतनी लालिमा आ गई है, खुशी आ गई है। लेकिन वो कहता है कि लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो डचेस इतनी सिंपल हार्टेड थी कि उसके सामने अगर उसे फेरा पेंडोल्फ ने भी उसके बारे में अगर कोई छोटा मोटा कमेंट कर दिया हो तो उस पर भी वो खुश हो जाती थी, उस पर भी वो बराबर स्माइल करती है। तो इसकी खुशी ये जो चेहरे पे दिख रही है उसका कारण फेरा पेंडोल्फ का एक कमेंट भी हो सकता है। तो इस तरह से जो ड्यूक है वो जो अपनी डचेस है उसके बारे में ये बातें बताता है। और ये कहता है कि अब क्योंकि वो एक डचेस है तो उसके सामने उसकी जो ये कमजोरी है कि वो अपनी हस्बैंड की ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रही है, वो हर चीज़ पे खुश हो जाती है, बहुत ही सिंपल बिहेवियर की है, काइंड हार्टेड वुमेन है, बहुत ही उसका दिल ऐसा नाजुक है कि वो हर चीज़ पे खुश हो जाता है। तो ये जो चीज़ है अब उसे कौन बताए कि वो गलती कर रही है। गलती क्या कर रही है कि वो जो ड्यूक है, ड्यूक जो उसे चीज दे रहा है उसको वो ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दे रही। तो ये गलती अब उसे बताए कौन, उसके सामने कौन हिम्मत करे कि डचेस आप ये गलती कर रही हैं। और इसीलिए वो कहता है कि लेकिन मैं उसे एहसास करवा सकता था, मैं उसे बता सकता था कि वो मिस्टेक कर रही है, और वो क्योंकि मुझसे प्यार करती थी तो वो ये मेरे लिए वो अपने आप को बदल भी लेती, अपनी उस कमी को बाहर भी निकाल देती। लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास करवाना मुझे उसके सामने झुकने के बराबर था, कि मैं उसके सामने उसकी गलती का एहसास कराना ड्यूक को ऐसा लगता था कि मैं उसके सामने झुक गया। और कहता है कि मैंने इसीलिए लास्ट में मैंने ये चूज़ किया कि मैं झुकूंगा नहीं। और इसीलिए एक दिन लेकिन उसकी जो गलतियां हैं जो वो बढ़ती ही जा रही थी, मतलब कि वो खुश मिजाज थी, खुश रहती थी, हर चीज़ पे खुश होती थी, और ये चीज़ ड्यूक को पसंद नहीं थी। ड्यूक चाहता था कि वो जैसा उसका स्टेटस सिंबल है उस हिसाब से वो उसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे, ना कि किसी और को।
और इसीलिए कहता है कि उसकी गलतियां बढ़ती चली गई और एक दिन मैंने उस स्माइल को हमेशा के लिए बंद करवा दिया, मतलब कि उसने अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया और उसका मर्डर करवा दिया। तो ये और कहता है कि अब देखो इस पेंटिंग के अंदर वो सजीव खड़ी नजर आ रही है। और इसके साथ ही वो ये भी बताता है कि ड्यूक ये भी जताने की कोशिश कर रहा है कि अब वो मर गई है, वो एक मेरे लिए वो एक ऑब्जेक्ट थी, मुझे पसंद नहीं आई, मैंने उसे मरवा दिया, लेकिन अब जो उसकी जो पिक्चर है उसके ऊपर भी वो अपना अधिकार रखना चाहता है कि अब उसी की अगर कोई पिक्चर देखना चाहता है तो वो उसी को उस पिक्चर की स्माइल देख सकता है जो कि जिसे कि ड्यूक चाहता है, मतलब कि ड्यूक की इजाज़त के बगैर उसके पिक्चर के आगे से कर्टेन नहीं हटाया जा सकता। तो इस तरह से ये यहाँ पे शो किया गया कि ड्यूक कैसे सोच का व्यक्ति है, वो एक जेलसी फील करने वाला व्यक्ति है, वो महिलाओं को दबा करके रखने वाला व्यक्ति है, महिलाओं को एक वस्तु समझने वाला व्यक्ति है। और ये जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है वो यहाँ पर पूरे समाज की पिक्चर शो कर रहे हैं कि इस समय समाज के लोगों की सोच ऐसी थी। फिर इसके बाद में जो ड्यूक है वो उस मैसेंजर को कहता है कि चलो भाई तुम बैठे क्यों, चलो नीचे चलते हैं, सब हमारा वेट कर रहे हैं। और इसके साथ ही वो उसे बातों बातों में बात को घुमा करके कहता है, एक तरफ तो कहता है कि भाई मुझे बात घुमानी नहीं आती, मैं सीधी बात करता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ ही बातों को कितना घुमा भी रहा है और कह रहा है कि मैंने सुना है कि जो मेरे होने वाले जो ससुर हैं वो एक अच्छे या मतलब कि दयालु स्वभाव के कारण जाने जाते हैं और मैंने जो डॉवरी की जो डिमांड रखी है उनके सामने, तो मुझे उम्मीद है कि वो मुझे निराश नहीं करेंगे। और फिर कहता है अगली लाइन में कहता है, अगली बात में कहता है कि लेकिन मुझे तो सिर्फ उनकी जो सुंदर जो बेटी है, मुझे तो मेरा तो जो उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य तो उनकी सुंदर बेटी है, मुझे उनके पैसों से कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि वो डबल मीनिंग बात कर गया, एक तरफ तो कह रहा है कि मुझे बात को घुमाना फिराना नहीं आता और एक तरफ कह रहा है कि उसने डोवरी मांग भी ली और दूसरी तरफ ये भी जता दिया कि मुझे तो जरूरत भी नहीं। तो मतलब एक ईगोफुल व्यक्ति है, घमंडी का ड्यूक है ये। फिर उसके बाद में जब वो चल रहा है तो गैलरी के अंदर एक मूर्ति आती है और उस मूर्ति को या उस इमेज को वो बोलता है कि ये देखो, ये जो इमेज है ये नेपच्यून की इमेज है जो जिसने कि समुद्र के ऊपर भी अपना कंट्रोल कर लिया है और ये इमेज मुझे क्लोज ऑफ इंसबर्ग ने मुझे गिफ्ट की है। तो इस तरह से ये मुझे वो ये दिखाता है कि जो क्लॉज ऑफ इंसबर्ग है वो भी उसे गिफ्ट देता है या उससे अच्छे रिश्ते बना के रखने की कोशिश करता है या उसके अंडर काम करता है। तो इस तरह से वो अपनी पावर्स और स्टेटस सिंबल शो करना चाहता है उस मैसेंजर के सामने। तो ये पूरी पोएम थी रॉबर्ट ब्राउनिंग की, जिसके अंदर माय लास्ट डचेस के अंदर ये बताया जाता है कि जो ड्यूक है, ड्यूक ऑफ फेरार, वो बताता है कि मेरी लास्ट डचेस ऐसी थी और इसलिए मैंने उसे मरवा दिया क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं आई। और मैंने बजाय कि उसे समझाना मुझे ऐसा लगा कि मैं उसके सामने झुक रहा हूँ, तो मुझे झुकना मंजूर नहीं था और इसीलिए मैंने उसका मर्डर करवा दिया। तो इस तरह की ये पोएम है, ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी गई है और एक क्लियर कट मैसेज सोसाइटी के बारे में दे रही है, उस समाज के बारे में एक पिक्चर रॉबर्ट ब्राउनिंग ने रिप्रेजेंट कर दी है। तो चलिए ये ओवरऑल समरी थी, होप सो आपको सारा समझ आया होगा। और इसकी लाइन टू लाइन समरी भी की गई है, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन भी किया गया है, तो वो भी आप वीडियोस में जाकर के दे सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आरबीसी फर्स्ट ग्रेड की प्लेलिस्ट में देखेंगे तो वहाँ आपको उसकी लाइन टू लाइन समरी भी अवेलेबल है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।